औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो थी वो स्टार्ट की थी। इसके सी प्लस प्लस के अंदर हम इफ स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे और हमने चेक किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं हमने देखे थे वो कौन कौन से हैं, और हमने सिंपल कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर लिख सकते हैं और किस तरीके से हम डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम्स लिख सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएं, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट ना हो। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मजीद उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और हम जो है मजीद कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी पहले से। सब्सक्रिप्शन का तरीका बहुत सिंपल है। इस एरिया के अंदर जहां पे मैं माउस को जो है वो घुमा रहा हूं, इस एरिया के ऊपर आपको सब्सक्राइब का एक बटन नजर आएगा रेड कलर का। आप जस्ट उसको क्लिक कर लें वीडियो के अंदर ही और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। और दूसरा ये कि वीडियो को प्लीज स्टार्ट टू एंड आखिर तक जो है आप YouTube के ऊपर ही देखें। डाउनलोड अगर आपने करना है इस वीडियो को तो आप बाद में भी किसी भी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं फारिग वक्त में। इनिशियली इस वीडियो को आप जो है YouTube के ऊपर ही देखें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट थी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कोड ब्लॉक्स यहाँ पे ओपन करता हूँ और कोड ब्लॉक्स ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो बिल्कुल जो लास्ट में भी जो प्रोग्राम था हमने लिखा था, या आई गेस ये हमारा पहला प्रोग्राम था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर। देखिए इसमें हमने कंडीशन लगाई थी ना कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर 0.1 डाल दो। लेकिन हमने इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें तो हमने ये नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या करना है आपने। देखें, इफ द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड इज ग्रेटर देन 1000 तो डिस्काउंट वेरिएबल को आप सेट कर दें 0.1, उसमें वैल्यू डाल दें 0.1। लेकिन अगर क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो अगर 1000 से ज्यादा नहीं है, 1000 से कम है या 1000 के बराबर है, तो फिर क्या करना है। तो ये चीज तो आपने नहीं बताई इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे आपको मजीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और हम मजीद आगे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड है मेरे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आज के ये 3 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, पहले इनको करेंगे और फिर अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट मजीद हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके जी, पहला प्रोग्राम है, यहां पे लिखा है कि इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन, यानी कि टू चेक वेदर द सेलर हैज मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, ऑल्सो डिटरमिन, ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट ही मेड और लॉस ही इनकर्ड। देखिए सिंपल सी चीज है। प्रोग्राम ये कह रहा है कि यार आपने ना जो दुकानदार है, लेट्स सपोज, जब कोई चीज बेचने के लिए जब अपनी दुकान में लाके रखता है तो उस चीज को वो कहीं से खरीद के लेके आता है। कोई भी आइटम हो, कहीं ना कहीं से वो खरीद के लेके आएगा। ठीक है, अगर उसने वो आइटम 5 रुपए का खरीदा है तो ऑब्वियसली वो 5 रुपए से ज्यादा का बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो प्रोग्राम ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना किसी एक आइटम का कॉस्ट प्राइस और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आप इनपुट कर लें कीबोर्ड से और फिर चेक करें कि आया सेलर को प्रॉफिट हुआ है या सेलर को लॉस हुआ है। भाई प्रॉफिट तो तब होगा अगर कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। लॉस तब होगा अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, यानी कि कीमत खरीद ज्यादा हो और जो आपने जिस कीमत पे बेचा है वो कीमत अगर कम होगी तो आपके सेलर को लॉस होगा। तो पहले तो आपने ये बताना है प्रोग्राम के अंदर कि भाई सेलर को लॉस हुआ है या
उसको प्रॉफिट हुआ है। नंबर 2 आपने ये भी बताना है कि कितना लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। कंसोल एप्लीकेशन है C++ की, प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। मैंने अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में। अगर आप देख लें यहाँ पे मैं एज यूजुअल स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना अब देखें ये कह रहा है कि प्रोग्राम के अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी आइटम की इनपुट की जाए कीबोर्ड के जरिए से, तो मींस कि हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ फ्लोट कॉस्ट प्राइस कॉमा सेल प्राइस कॉमा डिफरेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। ओके, तो सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज देंगे कि प्लीज एंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, और मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी इनपुट दे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए। तो CN स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो वेरिएबल है कॉस्ट प्राइस उसमें वैल्यू चली जाए, जो भी यूजर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। देन अगेन आई विल गिव द मैसेज टू द यूजर ऑन द नेक्स्ट लाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे \n यूज किया है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्लीज एंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है जी, और एंड एल का कैरेक्टर, एंड एल नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, ताकि यूजर जो भी इनपुट दे तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर दे। तो इसके लिए सेल प्राइस की वैल्यू स्टोर करने के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है, नाम है उसका सेल प्राइस। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस आ गई, सेल प्राइस आ गई। ओके जी, अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट, क्योंकि अब हमने चेक करना है ना कि भाई यूजर को जो सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, मैं लिखूंगा इफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि वेरिएबल जो कॉस्ट प्राइस, जो कीमत खरीद जिसमें पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन सेल प्राइस हो, तो ये कंडीशन जो हमने लगाई है कि अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो अगर सेल प्राइस की वैल्यू से ज्यादा हो, तो क्या करो, यूजर को यहां पे मैसेज दे दो कि you have incurred a loss, ठीक है, \n, और यहाँ पे आप क्या करें कि डिफरेंस कैलकुलेट करें कि यार कितना लॉस हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस, और अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो आप यहाँ पे लिख दें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और सी आउट स्टेटमेंट में आप यहाँ पे लिख दें कि यू हैव इनकर्ड लॉस ऑफ, जो डिफरेंस वेरिएबल के अंदर जो डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दें। ओके जी, ये तो था कि अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास टोटल सिचुएशंस कितनी है? देखिए, आपके पास सिर्फ 2 सिचुएशंस हैं, या तो आपको लॉस होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, या आपको प्रॉफिट होगा। तो लॉस के लिए तो आपने ये कंडीशन लिख दी, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू तभी होगी अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो सेल प्राइस की वैल्यू से ज्यादा हो। तो अगर वाकई में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस की वैल्यू से, तो आपकी ये जो इफ के बाद आपने जो कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के ऊपर ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी चलना शुरू हो जाएंगी।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन सेल प्राइस की वैल्यू ना हो, यानी कि आपको लॉस नहीं हुआ बल्कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे इसके अंदर? भाई उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक और कीवर्ड है C++ का, एल्स का कीवर्ड, ठीक है। और एल्स के कीवर्ड के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स पुट करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब ये एल्स का जो पोर्शन है ना, ये जो बॉडी है इसकी कर्ली ब्रेसेस, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 22, इसके बीच में जो कुछ लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा अगर इफ की ये जो कंडीशन है, कंडीशन अगर हो जाती है फॉल्स, तो तब एल्स का पोर्शन चलेगा। और एल्स का पोर्शन जब चलेगा तो मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ है कि यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट, ठीक है, \n, और यहां पे हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू, चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए जो आपकी सेल प्राइस की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहां पे हम इसका जो डिफरेंस है वो डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। हम कहेंगे कि यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, और जितना प्रॉफिट हुआ होगा वो इस डिफरेंस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो चुका होगा। तो यहां पे मैं एक \n जो है वो और लगा देता हूं, ठीक है, और एक दफा मैं ये कोड आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूं इसको रन करने से पहले। मैंने फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाए, इसमें आइटम का कॉस्ट प्राइस स्टोर होगा, इसमें आइटम का सेल प्राइस स्टोर होगा, इसमें जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का वो इसके अंदर आके इस वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर सी आउट स्टेटमेंट है, ये आउटपुट स्टेटमेंट होती है, ये स्क्रीन के ऊपर आप जो कुछ डिस्प्ले करते हैं ये आपको डिस्प्ले करके देगा सी आउट स्टेटमेंट। इसमें लिखा है प्लीज एंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, और इसके बाद आप जो भी इनपुट करोगे तो वो कॉस्ट प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखा है प्लीज एंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, और जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, स्टोर करोगे, वो सेल प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि यार मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। मैं कहता हूं यार इफ अगर कॉस्ट प्राइस वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस वेरिएबल की वैल्यू से, कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद है और सेल प्राइस वो प्राइस जिसके ऊपर आपने आइटम को आगे फर्दर बेचा है अपने कस्टमर को, तो अगर if cost price, if the value of the cost price is greater than the value of sale price, तो आपको नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर मैं चाहता हूं कि यार ये 3 स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएं, और इन 3 स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है नंबर 1 कि आपको प्रिंट होके नजर आएगा स्क्रीन पे कि यू हैव इनकर्ड अ लॉस, ठीक है। डिफरेंस कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस का सेल प्राइस का, कॉस्ट प्राइस चूंकि ज्यादा है इसलिए मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इस सिचुएशन में, और जो भी इसका डिफरेंस होगा वही आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं \n, और मैंने यहां पे लिखा यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ, कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट हो चुका है डिफरेंस वेरिएबल में, तो यहाँ पे डिफरेंस वेरिएबल के अंदर आपको जो लॉस की फिगर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपकी ये कंडीशन हो जाती है ट्रू तो फिर तो ये 3 स्टेटमेंट्स चलेंगी, लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो फिर इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई सी भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी और आपका एल्स का पोर्शन चलेगा। देखिए इंग्लिश में इफ और उर्दू में इफ को कहते हैं अगर, ठीक है, और एल्स को उर्दू में कहा जाता है वरना, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इन 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो यानी कि वरना का पोर्शन कब चलेगा? वरना का पोर्शन तभी चलेगा ना जब ये इसकी इफ के अंदर जो आपने जो कंडीशन लिखी है कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दीज 3 स्टेटमेंट्स, एल्स वरना इन 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट। डिफरेंस कैलकुलेट होगा क्योंकि प्रॉफिट तभी मिलता है जब सेल प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम हो। तो आपने लिखा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया और आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया कि यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, और जो प्रॉफिट की जो फिगर है वो डिफरेंस वेरिएबल के अंदर पड़ा है और डिफरेंस वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद ये एल्स की बॉडी खत्म हो जाती है और रिटर्न 0 स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ती है लास्ट में, ठीक है, अपना प्रोग्राम खत्म होने से पहले।
तो ये आपका सारा प्रोग्राम था, इसको मैं सेव तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ अगर कोई एरर है तो ठीक है, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। ओके, देयर इज नो एरर। अब इसको मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि प्लीज एंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ जी, मैंने आइटम जी लेट्स सपोज 4500 का खरीदा। प्लीज एंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो मैंने वो आइटम जो है किसी रीजन, फॉर सम पर्टिकुलर रीजन मैंने वो 4000 में बेच दिया। तो ये कह रहे हैं मुझे कि यू हैव इनकर्ड अ लॉस, आपको लॉस हुआ है, एंड यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 500। ठीक है, मैंने क्या वैल्यू पुट की 4500 कॉस्ट प्राइस में और सेल प्राइस में 4000। ठीक है, तो प्रोग्राम देख लें, ये कॉस्ट प्राइस में मैंने 4500 और सेल प्राइस में मैंने 4000 पुट की। तो यहां पे जो कंडीशन है अगर आप उसको देखें, इफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 4500 इज ग्रेटर देन सेल प्राइस 4000, यस इट वाज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इसने इन तीन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और मुझे कहा कि यू हैव इनकर्ड अ लॉस। और कॉस्ट प्राइस 4500, सेल प्राइस 4000, डिफरेंस आया 500 का, और इसने मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिया कि यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ, और डिफरेंस वेरिएबल में 500। इसी तरीके से अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, दोबारा से रन करूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि यार मैंने चीज जो थी वो 4000 की खरीदी और मैंने उसको जो है ना 5000 का बेचा। ठीक है, एंटर किया तो ये कह रहा है कि यू हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट, यू हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1000, और बता भी दिया कि आपने इतना प्रॉफिट आपको मिला। तो यहां पे देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में या ये जो हमने जो वैल्यूज लिखी है, कॉस्ट प्राइस 4000 है, सेल प्राइस 5000 है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में मैंने लिखा 4000 और सेल प्राइस में मैंने इनपुट की वैल्यू 5000। तो इफ कंडीशन चेक होगी, इफ कॉस्ट प्राइस विच इज 4000 इज ग्रेटर देन सेल प्राइस विच इज 5000, नो 4000 इज नॉट ग्रेटर देन 5000, तो आपकी ये तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई। आपका ऑटोमेटिकली एल्स का पोर्शन खुद ब खुद चलेगा। अगर इफ फॉल्स है, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपका एल्स का पोर्शन खुद ही चलेगा। और इसमें लिखा हुआ है यू हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट, डिफरेंस सेल प्राइस 5000, कॉस्ट प्राइस 4000, डिफरेंस है 1000 का, और डिफरेंस जो है 1000 वो इसमें स्टोर भी हो गया। देन सी आउट स्टेटमेंट, यू हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ, और आगे डिफरेंस वेरिएबल में चूंकि 1000 था तो इसलिए इसने मुझे यहाँ पे 1000 डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमने बेसिकली ये देखने की कोशिश की थी कि हमने प्रीवियस जो प्रोग्राम्स थे उसमें तो हमने खाली इफ स्टेटमेंट लिखी थी। तो अगर आपकी ये जो इफ की जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करोगे, तो उसके लिए आपके पास है एल्स का स्टेटमेंट और उसकी अपनी बॉडी है। यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आपको बता दूं कि इफ की कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर एक स्टेटमेंट आप रन करना चाहते हो, अ सिंगल स्टेटमेंट, तो फिर आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ की कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो उन तमाम स्टेटमेंट्स को फिर आपने ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो था आपका आज का फर्स्ट प्रोग्राम। देखते हैं कि सेकंड प्रोग्राम क्या है और वो क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, सेकंड प्रोग्राम कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट, और आगे लिखा हुआ है कि कौन सा ट्राइंगल वैलिड होता है, कौन सा ट्राइंगल इनवैलिड होता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है। उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है, अ ट्राइंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आप देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल को ट्राइंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, जो फिगर होती है ना ट्राइंगल, उसकी थ्री साइड्स हैं, थ्री उसमें एंगल्स होते हैं। तो एक ट्राइंगल जो है वो वैलिड होगा अगर उसके तीनों के तीनों एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्रीज के बराबर हो। अगर वो 180 से ज्यादा है या 180 से कम है तो दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इज इनवैलिड। तो हमने यूजर से क्या करना है, हमने एक नया प्रोग्राम बनाना है, उसमें हम यूजर को कहेंगे कि आप जो है ना ट्राइंगल का एंगल 1 इनपुट कर लें, एंगल 2 इनपुट कर लें, एंगल 3 इनपुट कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आपका ट्राइंगल वैलिड है, अगर बराबर नहीं है, 180 से बेशक ज्यादा हो, 180 से बेशक कम हो, दैट ऑटोमेटिकली मींस कि आपका जो ट्राइंगल है वो एक इनवैलिड ट्राइंगल है।
तो इसका मैं प्रोग्राम का नाम जो है, प्रोजेक्ट का नाम जो है वो ट्राइंगल रख देता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें main.cpp की फाइल है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये स्टेटमेंट मैंने हटा दी। इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपको 3 वेरिएबल्स की जरूरत होगी, इंटीजर, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, और यूजर को कहें कि वो आपके एंगल्स की वैल्यू इनपुट कर ले। तो पहला जो मैसेज है वो हम लिखते हैं इसके अंदर कि प्लीज एंटर एंगल 1 ऑफ द ट्राइंगल, एंडल स्टेटमेंट। और यहाँ पे सी इन में मैं लिख देता हूं जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है ANGLE एंगल 1, ठीक है। इसी तरीके से मैं इन स्टेटमेंट्स को कर लेता हूं कॉपी, ठीक है। राइट क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास और इसको मैं 2 दफा पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V प्रेस कर लें, कंट्रोल V, तो ये पेस्ट कर लेगा। प्लीज एंटर एंगल 1 की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज एंटर एंगल 2 ऑफ द ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल 1 की बजाय मैं यहाँ पे एंगल 2 लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। प्लीज एंटर एंगल 3 ऑफ द ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल 1 की बजाय एंगल 3। आपके पास जब तीनों एंगल्स आ जाएंगे, तो अब हम जो है ना इन तीनों एंगल्स का सम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तीनों एंगल्स हमने इनपुट कर लिए, लेकिन इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। आपके पास सम भी आ गया, ओके जी। अब कंडीशन ये है कि अगर सम वेरिएबल की वैल्यू, जिसमें आपके तीनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं उनका सम ऑलरेडी आया हुआ है, अगर वो बराबर है 180 के, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इफ सम इज इक्वल टू 180। इक्वालिटी चेक करनी है हमने, तो अगर तो ये बराबर है इसके 180 के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूंकि एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा। मैं लिख दूंगा सी आउट, और इसमें लिख दूंगा कि the triangle is a valid triangle, ठीक है, ओके जी। ये तो स्टेटमेंट आपकी तब एग्जीक्यूट होगी ना कि जब आपका ये सम वेरिएबल की वैल्यू वाकई में 180 के बराबर हो, और अगर 180 के बराबर ना हो तो फिर क्या होगा, 180 से ज्यादा भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जी एल्स का पोर्शन चलेगा। और एल्स के पोर्शन में भी चूंकि मैं एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, ठीक है। \n the triangle is an invalid triangle, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं, इसको बिल्ड कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, और प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। प्लीज एंटर एंगल 1 ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसमें मैं लेट्स सपोज 60 दे देता हूं, दूसरे के अंदर मैं 45 दे देता हूं, बल्कि इसके अंदर जो है मैं 90 दे देता हूं, ठीक है, और तीसरा एंगल जो है वो मैं 30 दे देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 60 प्लस 90 इज 150, 150 प्लस 30 इज 180, एग्जैक्टली 180 के बराबर है। तो इसलिए ये आपको मैसेज दे रहा है कि द ट्राइंगल इज अ वैलिड ट्राइंगल, ठीक है। इसको दोबारा रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स सपोज इसमें मैं देता हूँ यार, पहला एंगल जो है वो 120 है, दूसरा एंगल जो है वो 15 है, और तीसरा एंगल जो है ना वो 30 है, ठीक है। तो ये 120 प्लस 30 इज 150, 150 प्लस 15 इज 165, इट इज नॉट इक्वल टू 180, सो दैट्स व्हाई ये कह रहा है कि द ट्राइंगल इज एन इनवैलिड ट्राइंगल, ठीक है, ओके जी, ओके जी।
तो इसके कोड को एक दफा एनालाइज करते हैं, देखते हैं। इंटीजर टाइप के मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला जो है वो एंगल 1 कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, दूसरा एंगल 2 की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और तीसरा जो है वो एंगल 3 के वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और चौथा जो है वो इन तीनों एंगल्स का सम कैलकुलेट करने के लिए। यूजर को मैसेज दूंगा प्लीज एंटर एंगल 1 ऑफ द ट्राइंगल, और यूजर अपना जो भी वैल्यू पुट करेगा वो एंगल 1 वेरिएबल में चला जाएगा। प्लीज एंटर एंगल 2 ऑफ द ट्राइंगल, और जो भी एंगल यूजर पुट करेगा वो इस एंगल 2 वेरिएबल में चला जाएगा। फिर अगेन मैसेज आएगा प्लीज एंटर एंगल 3 ऑफ द ट्राइंगल, और यूजर जो भी देगा वैल्यू वो इस एंगल 3 वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद मैं इन तीनों एंगल्स का सम कैलकुलेट करके इसके रिजल्ट को मैं सम वेरिएबल के अंदर पुट अप कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन चेक करूंगा। मैं लगाऊंगा यहाँ पे इफ कंडीशन में लिखूंगा कि इफ सम कंटेन्स सम वेरिएबल कंटेन्स ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180, एग्जैक्टली अगर 180 के बराबर है तो मैसेज दे दो यूजर को कि द ट्राइंगल इज वैलिड ट्राइंगल। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट तो फिर नहीं चलेगी, फिर आपका ये एल्स का पोर्शन ऑटोमेटिकली चलेगा, और स्टेटमेंट आपकी सी आउट स्टेटमेंट द ट्राइंगल इज एन इनवैलिड ट्राइंगल, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को मेरे ख्याल में दोबारा रन करने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप इसमें तीनों एंगल्स जो है वो इस तरह से दें कि उनका सम जो है वो 180 के बराबर हो, तो ये प्रोग्राम जो है वो आपको कहेगा कि द ट्राइंगल इज अ वैलिड ट्राइंगल, वरना ये कहेगा कि द ट्राइंगल इज एन इनवैलिड ट्राइंगल। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखा है कि एनी इंटीजर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, एनी इंटीजर, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर इट इज एन ऑड नंबर और एनी इवन नंबर। सिंपल है, प्रोग्राम आपने लिखना है और उसमें आपने क्या करना है, यूजर को कहना है कि जी एक नंबर इनपुट करें, और प्रोग्राम आपका जो है वो चेक करेगा कि वेदर दिस नंबर इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, और यूजर को जो है वो एक मैसेज दे देगा स्क्रीन के ऊपर। अगर इवन नंबर हुआ तो मैसेज दे देगा कि नंबर जो है वो इवन है, वरना वो मैसेज दे देगा कि नंबर जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ इवन अंडरस्कोर ऑड। मैंने इसका नाम इवन अंडरस्कोर ऑड रखा है, आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहां से मैं इसको फिनिश कर दूंगा। इवन अंडरस्कोर ऑड नाम का मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, सोर्सेज main.cpp, और यहां से मैं स्टेटमेंट को एज यूजुअल हटा रहा हूं और इसका फॉन्ट जो है वो मैं बड़ा कर रहा हूं। इसके लिए जी आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, इस प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर नंबर, ठीक है। ओके, प्रोग्राम पे जाने से पहले ये आपको बताता चलूं कि इवन नंबर का कैसे पता लगेगा कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो इवन नंबर है या वो ऑड नंबर है। देखें, इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि फुली डिविजिबल बाय 2 होते हैं, यानी कि उनको अगर आप 2 पे डिवाइड कर लो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 आएगा। लेकिन अगर एक नंबर है उसको अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर जो है वो अगर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि वो नंबर जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो रिमाइंडर कैलकुलेट हमने करना है बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था, मॉडुलस का ऑपरेटर, अगर आपको याद हो, जो जिसका साइन जो है वो परसेंटेज का साइन है बेसिकली, ठीक है। तो उसके थ्रू हम ये काम करेंगे। बहरहाल सबसे पहले तो हम यूजर को एक मैसेज देते हैं और यूजर को हम कहते हैं कि एंटर द नंबर टू चेक वेदर इट्स इवन और ऑड नंबर। यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूं, मैं एंड एल नहीं लगाता, ठीक है, एक ही चीज है। cn स्टेटमेंट, जो भी यूजर वैल्यू देगा वो इस नंबर वेरिएबल में आके स्टोर होगी, और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन के अंदर लिख रहा हूं कि इफ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सी आउट स्टेटमेंट में आप लिख दें, यूजर को मैसेज दे दें कि द नंबर you entered was an even number,
वरना के लिए आपके पास एल्स का पोर्शन मौजूद है। अगर आपकी ये कंडीशन जो है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इट मींस कि द नंबर इज नॉट एन इवन नंबर। तो यहाँ पे यूजर को मैसेज मिलना चाहिए कि द नंबर यू एंटर्ड वाज नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, आखिर में सेमीकोलन लगा दिया। ओके जी, इस प्रोग्राम को ना मैं एक दफा रन कर लेता हूं, और दो दफा बल्कि रन कर लेता हूं, और पहले मैं इसको सेव कर लूं। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको मैं रन कर लेता हूं। तो ये आपसे कह रहा है कि एंटर द नंबर टू चेक वेदर इट्स इवन और ऑड। ठीक है, मैं पहले 20 दे देता हूं, तो ये कहता है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज एन इवन नंबर। ठीक है, 20 है भी इवन नंबर क्योंकि वो 2 पे फुली डिविजिबल है। 20 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होगा। दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं वैल्यू देता हूं 13, एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं द नंबर यू एंटर्ड वाज नॉट एन इवन नंबर, या आप ये भी लिख सकते हैं मैसेज में कि द नंबर यू एंटर्ड वाज एन ऑड नंबर। ठीक है, इसको मैं बल्कि चेंज कर लेता हूं, द नंबर यू एंटर्ड वाज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये ज्यादा मुनासिब है। ओके जी, प्रोग्राम आपसे कह रहा है एंटर द नंबर टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर। ठीक है, और आपने नंबर वेरिएबल की में आपकी वैल्यू चली जाएगी। शुरू में हमने वैल्यू दी थी इसमें 20, तो इफ कंडीशन चेक होगी, इफ नंबर में 20 पड़ा है, 20 मॉडुलस 2। देखिए मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपको देगा। नंबर वेरिएबल में पड़ा है 20, 20 मॉडुलस 2, यानी कि 20 जो है उसको 2 पे डिवाइड किया जाएगा और उसका रिमाइंडर चेक किया जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर होगा ना, वो रिमाइंडर इस जगह पे आ जाएगा। अब देखिए यानी कि जो स्टेटमेंट लिखी आपकी सिंपल, ये जो अरिथमेटिक स्टेटमेंट है, इसको रिप्लेस कर देगा आपका जो रिमाइंडर है। नंबर वेरिएबल में क्या है जी, नंबर वेरिएबल में 20 था, तो 20 मॉडुलस 2 का रिजल्ट जो है ना वो 0 आता है। वो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे कंडीशन में लिखा है कि इफ 0 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कहां से आया भाई, ये 0 मैं आप ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं इसको हटा देता हूं, दोबारा बता देता हूं कि नंबर वेरिएबल में अगर लेट सपोज आपने डाला है 20, तो 20 मॉडुलस 2 रिमाइंडर आएगा 0, और ये जो नंबर मॉडुलस 2 लिखा है वो 0 जो रिमाइंडर है वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो इफ 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 तो 0 के बराबर होता है, तो आपको ये कहेगा द नंबर यू एंटर्ड वाज एन इवन नंबर। इसी तरीके से मैंने दूसरा नंबर जो था, जब प्रोग्राम मैंने रन किया तो दूसरा नंबर मैंने इनपुट किया था इसके अंदर 13, तो नंबर वेरिएबल में 13 चला गया, और 13 मॉडुलस 2 यानी कि 13 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर क्या आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, नंबर मॉडुलस 2 जहां पे लिखा था उसको 1 रिप्लेस कर देगा। तो इफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये सी आउट स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी, बल्कि आपका ये एल्स का पोर्शन चलेगा, और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज एन ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट आपकी चलेगी। आई होप कि ये प्रोग्राम भी आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके जी, ये चौथा प्रोग्राम है कि मैंने टाइप किया है वीडियो पॉज करके, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये कह रहा है कि यार गिवन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स पैरामीटर। यानी कि आपका प्रोग्राम जो है वो आपको आउटपुट में बताएगा कि क्या आपके रेक्टेंगल का एरिया उसके पैरामीटर से बड़ा है या पैरामीटर उसके एरिया से बड़ा है। तो पैरामीटर हो या एरिया हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए रेक्टेंगल का जो है आपको 2 वैल्यूज जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, वो एक तो उसका लेंथ और एक उसका ब्रेथ। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक नया जो है वो प्रोजेक्ट बना लेता हूं, और कंसोल एप्लीकेशन है C++ की, और प्रोजेक्ट का टाइटल है एरिया अंडरस्कोर रेक्ट। मैंने इसका नाम ये रखा है, आप इसका नाम अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसको मैं जो हूँ फिनिश कर देता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, पुराने जितने भी ओपन हुए हुए थे, मैं इन सब को जो है वो यहाँ से जो है वो क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एरिया अंडरस्कोर रेक्ट सोर्सेज मेन डॉट CPP, यहाँ से इस स्टेटमेंट को रिमूव करके और इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज, वो बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं लेंथ के नाम से और
ब्रेथ के नाम से, और दूसरा एरिया के नाम से और पैरामीटर के नाम से। ठीक है, अब यूजर को ना हम कहेंगे कि आप दो वैल्यूज इनपुट करो। पहले मैं यूजर को कहूंगा कि एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, और बैकस्लैश एन लगा देंगे, यहां पे सेमीकोलन रह गया है। ओके जी, सी इन लेंथ की वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगी जो कि मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है लाइन नंबर 7 के ऊपर, उसका नाम लेंथ है। देन सी आउट स्टेटमेंट बैकस्लैश एन, और यहां पे लिखते हैं एंटर द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बैकस्लैश एन, सी इन ब्रेथ। उसके बाद जो है हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। और पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। इन स्टेटमेंट्स को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, और 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर ही पुट कर देता हूं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे चेक करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर कि इफ एरिया इज ग्रेटर देन पैरामीटर, ठीक है, तो क्या करो, सी आउट स्टेटमेंट में एक मैसेज दे दो कि the area of rectangle, the area of rectangle which is किसके बराबर है जी, एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। और आगे लिख देंगे is greater than its parameter, which is equal to, और यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू भी दे देंगे ताकि एग्जैक्टली जो है वो पता लग जाए कि वाकई में जो आपका एरिया है उसकी वैल्यू पैरामीटर से बड़ी है, और एरिया की ये वैल्यू है और पैरामीटर की ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, ये जो इफ कंडीशन है ये अगर हो जाती है फॉल्स, मींस के अगर एरिया की वैल्यू पैरामीटर से बड़ी ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर एल्स का पोर्शन लिखेंगे, और एल्स के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, मैं इसी तमाम स्टेटमेंट को कर लेता हूं कॉपी, ठीक है जी, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहां पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं विद सम चेंजेस, जो चेंजेस हैं रिक्वायर्ड वो लिख देते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज एरिया, अब यहां पे इज ग्रेटर की बजाय यहां पे लिख देंगे स्मॉलर देन इट्स पैरामीटर विच इज इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर की वैल्यू यहां पे आपको डिस्प्ले करके देगा। तो इफ में मैंने कंडीशन लिखी है इफ एरिया इज ग्रेटर देन पैरामीटर, तो फिर आपको ये मैसेज देगा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स पैरामीटर, ठीक है। वरना ये आपको कहेगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज स्मॉलर देन इट्स पैरामीटर, ठीक है जी। प्रोग्राम को जो है मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूं, इसको डिबग कर लेते हैं फॉर इसको बिल्ड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूं। तो ये आपसे कह रहा है एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो लेट्स सपोज मैं लेंथ दे देता हूं 4, एंटर द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मैं इसका ब्रेथ देता हूं 8, तो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 32, 4 into 8, 32 is greater than its parameter which is equal to 24, यानी कि 2 into 4 which is 8 plus 2 into 8 which is 16, तो 16 plus 8 जो है वो 24 आएगा which is the parameter, और 8 into 4 32 which is its area, तो एरिया जो है वो इसके पैरामीटर से ज्यादा है, इसलिए इसने आपको ये वाला जो मैसेज है ये इसने आपको डिस्प्ले करके दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि आज हमारे इस लेक्चर का लास्ट प्रोग्राम होगा, और उसको जरा देख लेते हैं। पीपीटी स्लाइड के अंदर मैंने इसको अभी भी ऐड किया है, पहले वीडियो को पॉज करके।
ये कह रहा है कि प्रोग्राम जरा गौर से देखें, इसमें लिखा है कि इन अ कंपनी एन एम्प्लॉय इज पेड एज फॉलोज, कि एम्प्लॉय को ना सैलरी कुछ एक खास अंदाज में मिलती है कि इफ हिज बेसिक सैलरी इज लेस देन ₹1500, कि अगर उसकी बेसिक सैलरी 1500 रुपए से कम है, देन उसका जो हाउस रेंट अलाउंस होगा वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी होगा, और उसका जो डेली अलाउंस होगा वो 90% ऑफ हिज बेसिक सैलरी होगा। ये तब मिलेगा अगर इसकी सैलरी 1500 से कम हो। इफ हिज सैलरी इज आइदर इक्वल टू और अबव ₹1500, देन हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 500 रुपए होगा, और डेली अलाउंस जो है वो 98% ऑफ हिज बेसिक सैलरी होगा। तो आगे लिखा है कि इफ द एम्प्लॉयज सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि एम्प्लॉय की अगर बेसिक सैलरी अगर कीबोर्ड से इनपुट करवाई जाए, ठीक है, देन राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, इफ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हिज ग्रॉस सैलरी, तो फिर उसकी टोटल जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं क्योंकि हमें इन फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं, कंसोल एप्लीकेशन C++, और यहां पे मैं इसका टाइटल, इसका जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो देता हूं सैलरी, प्रोजेक्ट का नाम सैलरी। इसको फिनिश कर देते हैं। ये सैलरी वाला प्रोजेक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहां से मैं जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको रिमूव कर लेता हूं, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक वेरिएबल जो है, सॉरी, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं। ओके, एक वेरिएबल जो है वो आपको चाहिए जी सैलरी का। ठीक है, वैसे सैलरी अगर हम फ्लोट ले लें तो ज्यादा मुनासिब होगा। सैलरी का, दूसरा DA डेली अलाउंस, और तीसरा HRA हाउस रेंट अलाउंस, और आखिरी जो है वो ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी। ओके जी, तो मैं यूजर को कहूंगा, ठीक है, एंटर द सैलरी, सॉरी, एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय \n, और cin स्टेटमेंट। यहां पे सैलरी के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, सैलरी उसका नाम है। सैलरी आ गई। अब चेक करो कि इफ सैलरी इज स्मॉलर देन 1500, ठीक है, अगर सैलरी की वैल्यू 1500 से कम है तो फिर क्या करना चाहिए। अब चूंकि इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट होती तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी फिगर्स के 1500 से कम अगर बेसिक सैलरी हो तो फिर आपका जो डेली अलाउंस है और जो हाउस रेंट अलाउंस है वो कितना होगा, और आपकी टोटल सैलरी जो है वो कितनी बनती है, यानी कि ग्रॉस सैलरी। ओके जी, तो यहां पे लिखा है कि आपका इफ हिज बेसिक सैलरी इज लेस देन 1500, देन हिज हाउस रेंट अलाउंस इज 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डेली अलाउंस इज 90% ऑफ द बेसिक सैलरी। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 10% है और डेली अलाउंस जो है वो 90% है। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू 10% लिखा था, तो 10% जो है वो 0.1 के बराबर होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी बेसिक सैलरी के साथ, जो कि सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और डेली अलाउंस जो है वो बराबर है 0.9, 90% के मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी है उसकी वैल्यू जो है वो सैलरी वेरिएबल में पड़ी है, और इस बंदे की जो ग्रॉस सैलरी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, उसकी वैल्यू जो है वो सैलरी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर की हुई है। ठीक है, सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस डेली अलाउंस, ये इसकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। ठीक है, ओके जी। एल्स का पोर्शन हम लिखेंगे, और एल्स का पोर्शन तभी चलेगा अगर आपकी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मींस के द वैल्यू ऑफ द सैलरी इफ इट इज नॉट लेस देन 1500, यानी कि या तो वो 1500 के बराबर है या 1500 से ज्यादा है सैलरी की वैल्यू। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखें तो कंडीशन में भी यही लिखा है कि इफ सैलरी इज आइदर इक्वल टू और अबव ₹1500, तो उसका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 500 रुपए होगा, और उसका जो डेली अलाउंस है वो 98% ऑफ द बेसिक सैलरी होगा। ठीक है, तो एल्स के पोर्शन में फिर हम लिख देंगे कि हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू 500
और डेली अलाउंस जो है वो इसका उसमें लिखा है कि 98% होगा, विच इज बेसिकली 0.98, 98% मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो सैलरी है उसका 98% होगा, ठीक है। और इसका जो अब इस केस में इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी जी बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस डेली अलाउंस, ठीक है, ये इसकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। और एल्स के पोर्शन से बाहर हम यहाँ पे इसकी जो ग्रॉस सैलरी जितनी बनती है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे कि द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू, और ग्रॉस सैलरी की वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके जी, तो इस प्रोग्राम को मैं कर देता हूं सेव और इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको रन कर लेते हैं। ओके, ये कह रहा है कि बिल्ड नहीं है, इसको बिल्ड कर लेते हैं पहले, कोई एरर नहीं है, इसको रन कर लेते हैं। एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, मैं लिखता हूं 1200, तो ये कहता है कि द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू 2400। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके लिए मैं जो हूं कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 1200 मैंने दिया, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 10 है, तो 0.1 सॉरी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 विच इज 10, तो ये बन जाएगा 120। और इसका जो डेली अलाउंस है वो 90% है, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ठीक है, ये बनता है 1080, ठीक है। ये आपका बन जाएगा डेली अलाउंस प्लस 120 इसका आया था हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, प्लस 1200 इसकी अपनी सैलरी है, बेसिक सैलरी, इसको ऐड किया तो ये बनता है 2400, जो कि इसकी ग्रॉस सैलरी बनती है। इस केस में कि अगर इसकी जो सैलरी की वैल्यू है वो लेस देन 1500 हो। अब हम इसको दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यार बंदे की जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी, वो 2000 है। तो 2000 पे कह रहा है कि ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू 4460, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 2000, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 2000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 के साथ, क्योंकि 98% इसका डेली अलाउंस है, तो इसका डेली अलाउंस आ गया, प्लस इसमें 500 हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है, वो जो फिगर्स गिवन है उसके अंदर, प्लस इसके अंदर इसकी अपनी डी जो बेसिक सैलरी होगी वो भी ऐड होगी, विच इज 2000, तो ये ऐड होके 4460 यहाँ पर भी अमाउंट आ रही है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम की तरफ आऊं तो यहाँ पे मैंने सैलरी की वैल्यू यूजर से लेने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डेली अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल है, हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल है, और ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल है। एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, आप जो भी सैलरी इनपुट करोगे वो सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर आप कह रहे हैं कि इफ सैलरी इज लेस देन 1500, कि अगर सैलरी की वैल्यू लेस देन 1500 होगी तो डेटा के मुताबिक वो कह रहा है कि हाउस रेंट अलाउंस 10% है और डेली अलाउंस जो है वो 90% होगा अगर सैलरी की वैल्यू 1500 से कम है। तो अगर 1500 से कम है तो हाउस रेंट अलाउंस 10% ऑफ द सैलरी, डेली अलाउंस 90% ऑफ द सैलरी, और उसकी ग्रॉस सैलरी जो वो होगी वो बराबर होगी उसकी अपनी सैलरी बेसिक सैलरी के प्लस उसका हाउस रेंट अलाउंस जितना भी निकला है कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे, और उसका डेली अलाउंस। अगर सैलरी की वैल्यू लेस देन 1500 नहीं है, विच ऑटोमेटिकली मींस कि उसकी सैलरी की वैल्यू जो है वो या तो 1500 के बराबर है या 1500 से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर डेटा जो गिवन है आपका उसमें लिखा है कि यार उस केस के अंदर हाउस रेंट अलाउंस 500 और डेली अलाउंस जो है वो 98% ऑफ द बेसिक सैलरी होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस में मैंने डाल दिया 500 और डेली अलाउंस के अंदर हमने कैलकुलेट किया 98% ऑफ हिज सैलरी, तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी। और ग्रॉस सैलरी के अंदर हम ऐड कर रहे हैं उसकी बेसिक सैलरी प्लस उसका हाउस रेंट अलाउंस प्लस उसका डेली अलाउंस, जो कि उसकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। आइदर ये 3 स्टेटमेंट्स चलेंगी या ये 3 स्टेटमेंट्स चलेंगी, ये नहीं हो सकता कि ये स्टेटमेंट्स तीनों जो है ये भी चल जाएं और ये भी चल जाएं, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट चलती है तो आपकी ग्रॉस सैलरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी, और अगर ये 3 स्टेटमेंट्स चलती हैं तो आपकी फिर भी ग्रॉस सैलरी वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी, जिसको हम इस एल्स के पोर्शन से बाहर
सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। जो प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, प्रोग्राम्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेज इसमें आपका जो है इजाफा अगर हुआ है, तो काइंडली इस वीडियो को जो है आप लाइक कर लें, इसके ऊपर कमेंट्स कर लें, इस वीडियो को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर लें। और अगर आपके कोई दोस्त हों, साथी हों जो कंप्यूटर साइंस के स्टार्ट के स्टूडेंट्स हों, सेमेस्टर फर्स्ट के, सेकंड के, उनके लिए ये जो वीडियो है ये काफी काम की होगी। और अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जिसका नाम कोड विद फैसल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत आसान तरीका है। इस वीडियो के अंदर इस जगह पे कहीं पर आपको जो है इस एरिया के अंदर जो है एक सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का नजर आ रहा होगा, उसको आप जो है वो क्लिक कर लें तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ताकि सब्सक्राइब होने के बाद ये होगा कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी आएंगी। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशंस आएंगी कि वीडियो नई अपलोड हो चुकी है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, समझ आई होगी, मैं आपसे इजाजत लेता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग सारे अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।